1857 ये वो साल था जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। पर ये था क्या ये बस कुछ सिपाहियों का गुस्सा था, एक विद्रोह था, या फिर ये हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली बड़ी जंग थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं। जरा सोचिए, एक ही घटना लेकिन नाम दो। अंग्रेज इतिहासकारों के लिए ये सिपाही विद्रोह था। मतलब उनकी नज़र में ये बस कुछ सैनिकों की बगावत थी और कुछ नहीं। लेकिन वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे कहा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मतलब ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सोच का फर्क है। और यही दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी गहरी थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा तूफान खड़ा कैसे हुआ? देखिए, 1857 की आग कोई अचानक नहीं भड़की थी। पिछले कई दशकों से धीरे धीरे गुस्से और असंतोष का एक बारूद इकट्ठा हो रहा था, और इस बारूद में आग लगाने के लिए 4 अलग-अलग चिंगारियां थीं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट थी राजनीति पर। लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी लेकर आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में बड़ा भारी भरकम नाम है, पर असल में ये सीधी सीधी हड़प नीति थी। मतलब साफ था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों की जेब में। इसी पॉलिसी के तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई बड़े राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये भारतीय राजाओं के सम्मान पर हमला था। दूसरी तरफ आम आदमी की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी जमीनें तक छिन रही थीं, और अंग्रेजों की जो व्यापार नीतियां थीं, उन्होंने भारत के छोटे मोटे कारोबार जैसे हमारा मशहूर कपड़ा उद्योग सबको तबाह करके रख दिया था। ये आर्थिक चोट हर घर में, हर चूल्हे तक महसूस हो रही थी। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों के कुछ काम जो शायद अच्छी नीयत से किए गए, जैसे सती प्रथा पर रोक, उन पर भी लोगों को शक होने लगा। लोगों को ये लगने लगा कि ये सुधार के बहाने असल में उनकी संस्कृति और उनके धर्म पर सीधा हमला किया जा रहा है। उन्हें लगा कि ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और आखिर में बात करते हैं उन सैनिकों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की असली ताकत थे। उन्हीं के दिलों में गुस्से की आग जल रही थी। जरा सोचकर देखिए, कोई अपनी जान दांव पर लगा रहा है और बदले में उसे अंग्रेज सिपाही से कम तनख्वाह मिल रही है, प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, और ऊपर से उसे समुद्र पार जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उस जमाने में कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ था। ये भेदभाव अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तो जैसा मैंने कहा, बारूद तो पूरी तरह तैयार था, उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनी एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। एक अफवाह फैली, या शायद वो सच्चाई ही थी, कि इस राइफल में लगने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। बस ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बदले। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मंगल पांडे की शहादत ने आग में घी का काम किया। 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, और विद्रोही सिपाही दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। ये आग सिर्फ दिल्ली में ही नहीं रुकी, देखते ही देखते ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का चेहरा बने, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ी। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह जैसे अनगिनत नेताओं ने इस लड़ाई की कमान संभाल ली। इतना जोश, इतनी हिम्मत और इतना बड़ा इलाका, इसके बावजूद ये विद्रोह कुचल दिया गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेजों के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो हमारे जांबाजों के जुनून पर भारी पड़ गई? इसकी वजहों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी नाकामी की कई वजहें थीं। सबसे बड़ी कमी तो थी एक मजबूत, एक सेंट्रल लीडरशिप की। हर कोई अपने अपने इलाके में बहादुरी से लड़ रहा था, पर कोई एक कॉमन प्लान नहीं था। हमारे योद्धाओं के पास हिम्मत तो बहुत थी, पर अंग्रेजों के जैसे मॉडर्न हथियार और एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी।
और साथ ही ये लड़ाई पूरे भारत में नहीं फैल पाई। दक्षिण और पश्चिम भारत के कई हिस्से इससे अलग रहे और उस वक्त के पढ़े लिखे तबके ने भी इसमें ज्यादा साथ नहीं दिया। लड़ाई के मैदान में शायद हम हारे, लेकिन इस हार ने एक ऐसी जीत की नींव रखी जो आगे चलकर इतिहास बनाने वाली थी। 1857 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का तो अंत कर दिया, पर एक राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान के जागने की शुरुआत भी यहीं से हुई। इस क्रांति के नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा लंदन से ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पूरी आर्मी को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया, लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव लोगों के दिलों और दिमाग में आया। पहली बार अलग अलग रियासतों में बटे लोगों ने खुद को एक हिंदुस्तानी की तरह महसूस किया। आधुनिक राष्ट्रवाद का बीज यहीं पड़ा था। इस महान संग्राम ने हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत हीरो दिए, जिनकी कहानियां सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइनें, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस हिम्मत और बलिदान की आवाज है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या 1857 का विद्रोह नाकामयाब हो गया था? हाँ, अगर सैनिक नजरिए से देखें तो शायद हाँ। लेकिन क्या वो क्रांति सफल हुई जिसने आजादी के सपने को हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया? इसका जवाब हमें 90 साल बाद 1947 में मिला। 1857 सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक जागृति थी।